ट्यूनिंग फॉर्क। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है फॉर द रिजोनेंस इफेक्ट के लिए, राइट। सो ट्यूनिंग फॉर्क ये एक्चुअली बना वाला होता है स्टील से, राइट, जिसका एक बेस होता है और दो प्रॉन्ग्स होते हैं, सीधा सीधा कांटा चम्मच। कितने कांटे रहते हैं उसमें? 4, 2 हटा दो, कौन बन गया? ट्यूनिंग फॉर्क। जब इसको ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा डिवाइस होता है, जब हम लोग उसको स्ट्राइक करते हैं तो ये जो है वो प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोड्यूस द a sound wave. It will produce the sound wave of the particular frequency. Okay, so particular frequency ये हो गया है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। सपोज ये पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? उसको हम लोग बोलेंगे N1। दूसरा वाला ट्यूनिंग फॉर्क रहेगा, ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? N2। अब यहां से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, यहाँ से भी एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों में फ्रीक्वेंसी कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो जब ये सुपर इम्पोज होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? बिट्स फॉर्म करेंगे। और या इसके वजह से क्या बन जाएगा? अब बनेगा बिट्स, और ये बिट की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? N1 माइनस द N2, राइट। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ये जो है, ये N1 और N2 ये क्या किस में होता है? हर्ट्ज में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोली गई है तो N1 बड़ा है या N2 बड़ा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कौन बड़ा है? N2 बड़ा है, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? N2 माइनस N1। ओके, उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो N1 माइनस N2। ओके, तो सॉरी उल्टा बोला है क्या? बड़ा कौन सा वाला है? इंक्रीजिंग है मतलब N2 माइनस N1, और डिक्रीजिंग है मतलब N1 बड़ा है, सो N1 माइनस द N2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर हम लोगों को बिट फ्रीक्वेंसी दी गई है, सपोज बिट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। किसकी वैल्यू है? N1, N2 और N की वैल्यू हो गई ना। और साथ में सपोज ये 50 हर्ट्ज दिया वाला है, राइट। तो और कौन सा बोला है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी कैसी जा रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बराबर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा कौन है? N2। ओके, बड़ा कौन सा है? N2, दैट इज द 50, राइट। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो ये कितना हो जाएगा? क्या बोला मैंने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़ा कौन है? N2। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी उससे 4 से कम हो जाएगी, मतलब कितना हो गया? 46। समझ में आ गया? ओके, ऐसे ही अब हमारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जहाँ पे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो वो वाले हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट देखने के हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क मैंने जैसे आप लोगों को पहले पढ़ाया था लॉज ऑफ स्ट्रिंग में, जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आप लोग वो सोनोमीटर के वायर के पास में लेके गए, सोनोमीटर का वायर कब वाइब्रेट होगा? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो क्या, तो इसके साथ में वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। इसलिए ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे गिटार हो गया, राइट, वायलिन हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी, तार वायर की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए वो ट्यूनिंग फॉर्क का सेट यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते होंगे? एक वायर है, उसकी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सपोज सबसे छोटा वाला वायर, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 चाहिए, तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे? 30 फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, उस वायर के पास में उसको वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वायर वाइब्रेट हुआ तो वायर की फ्रीक्वेंसी 30, वाइब्रेट नहीं हुआ तो अलग है, तो उसको क्या किया जाएगा? या तो टाइट किया जाएगा, नहीं तो ढीला किया जाएगा। तब तक जब तक वो तार ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में वाइब्रेट ना करे। समझ में आ गया? ओके, तो और आजकल ट्यूनिंग फॉर्क की जगह पे क्या आता है? एप्स आते हैं मोबाइल के, तो वो साउंड वेव से वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेते हैं। स्टिल जो पुराने वाले म्यूजिशियंस है वो किसको यूज करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क को। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। राइट डाउन क्वेश्चंस। क्या क्या दिया गिवन है बताओ। सबसे पहला, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद में लिखेंगे गिवन। तो क्या कौन कौन गिवन है? N1 कितना हो गया? 320 हर्ट्ज। दूसरा वाला N2 340 हर्ट्ज। टुगेदर प्रोड्यूस द साउंड वेव।
मतलब जिनका बिट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, एन। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 माइनस ऑफ द n1, पहले ही बताया ना। हाँ, कितनी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मतलब कौन गिवन है, v इज इक्वल टू 326.4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द वेवलेंथ। डिफरेंस इन वेवलेंथ मत को अपन कैसे लिखेंगे, लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू λ1 माइनस λ2 और λ2 माइनस λ1। तो पहले वो देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का रिलेशन क्या होता है। तो बताओ रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर n इज इक्वल टू n2 माइनस n1 है तो लैम्बडा इज इक्वल टू λ1 माइनस λ2। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू λ1 माइनस द λ2, वो वाला फॉर्मूला यूज करो, इसमें वैल्यूज ऐड कर दो, खत्म। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और ये वाला रहेगा गिवन। तो पहले जब मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को सब पहले मैं बिल्कुल टोटली लॉन्ग कट आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताऊंगा। आप लोग फिर जितना चाहिए उतना शॉर्टकट उसको मार सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉर्क इज अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स है, 8। तो उसको मैं मतलब मैंने पहले ही क्या बताया, मैं आप लोगों को लॉन्ग कट में बताऊंगा, लेकिन इतने सारे आप लोगों को बाद में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ समझने के लिए। पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ऐसे कहाँ तक चला जा रहा है, 8 तक, बराबर है। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज बताओ, n1 n2 n3 अप टू कहाँ तक जाएगा, n8 तक, हो गया। और कौन से इसमें है लगाया वाला है वो, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो पहली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या आखिरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आखिरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हो गया। इन द सीरीज ईच फॉर्क गिव्स द 4 बिट्स, मतलब इन दोनों के बीच में फर्क कितने का है, सब में 4 4 का फर्क है, बराबर है। हाँ, with the adjacent one frequency of last fork is twice that of the first। मतलब लास्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, n8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द n1, हो गया। तो लिख देते हैं n8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द n1। ये हमारा एक पहला इक्वेशन मिल गया। क्या निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या निकालने का है, n1 की वैल्यू और दूसरा वाला n8 की वैल्यू। तो अगर एक इक्वेशन मिल चुका है तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोगों को इस सीरीज को सॉल्व करने का है, मतलब दूसरा इक्वेशन मिलेगा इस सीरीज को सॉल्व करके, राइट। तो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है बताओ, n1, उसके बाद में n2 n3 अप टू n8, और सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। अगर ये डिफरेंस 4 का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, ये बताओ। n2 तो कैसे लिखूंगा बताओ, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4, बराबर है। दूसरे में n3 माइनस n2 इज इक्वल टू 4 अप टू n8 माइनस n7 इज इक्वल टू 4। ये हो गया एक तरीका लिखने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे n2 की वैल्यू निकालने की है, ठीक है। तो क्या करेंगे, n1 प्लस 4। सो हियर आई विल राइट डाउन n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 4। इसके लिए क्या लिखेंगे, n3 इज इक्वल टू n2 प्लस 4। ओके, n4 रहा तो बताओ, n3 प्लस 4, राइट। और ऐसे ही लास्ट में कितना चला जाएगा, n8 इज इक्वल टू n7 प्लस 4। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 4। n2 की वैल्यू है कितनी है, n1 प्लस 4, इसमें ऐड करो तो n3 इज इक्वल टू n1 प्लस 4, तो n1 प्लस कितना हो जाएगा, 8, कितना होगा, अरे यहाँ पे n2 की जगह पे n1 प्लस 4 डाल दो, n1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, n
n1 प्लस 8। ओके, n4 के लिए डालो तो n3 मतलब कितना हो गया, n1 प्लस 8 कितना हो गया, n1 प्लस 12। सो इट इज n1 प्लस 12। यहां तक समझ में आ गया। इसी को मैं इस तरीके से लिखूंगा, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 इंटू द 4। ओके, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस 2 इंटू द 4। और ये 4 क्या है, डिफरेंस, राइट। तीसरा वाला n4 इज इक्वल टू n1 प्लस 3 इंटू द 4। ये 3 2 1 क्या है, पहले का, मतलब जो भी जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है उसके पहले का नंबर। तो ऐसा ही अगर n8 रहा तो क्या हो जाएगा बताओ। सो नहीं, पूरा n1 प्लस 7 इंटू द 4। आगे समझ में। अब ये कितना भी बड़ा सीरीज रहा तभी भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। n35 रहा तो n1 प्लस 34 इंटू द 4। समझ में आ गया, राइट। तो अपने को लास्ट एक दूसरा भी इक्वेशन मिल चुका है। दूसरा वाला कौन सा इक्वेशन है, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस कितना है 28। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को यूज करने का है और क्या निकालने का है, पहले एक की वैल्यू दूसरे में डालो, एक निकल जाएगा, और फिर दूसरे में ऐड कर दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट नेट, सिंपल। दो इक्वेशन है, पहला वाला बताओ, पहला कौन सा इक्वेशन है, n8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द n1, राइट। और दूसरा वाला क्या बोला है, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस कितना है, कितना 28। उनको सिंपली सॉल्व कर दो। अगर n1 निकालने का है तो n8 की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, n1 प्लस 28 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द n1। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ, 2n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 28, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्ज। इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, n8 इज इक्वल टू 2 इंटू 28, दैट इज द 56 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला गया है बताओ, यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। ट्वाइस की जगह पे और एक वर्ड आता है, उसको बोला जाता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, वो भी ट्वाइस ही होता है। ठीक है, हो गया, हो गया ना। बस एक बार ध्यान ध्यान देना, कौन सा ऑर्डर बोला है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए अपन ने क्या लिखा, हायर माइनस लोअर। डिक्रीजिंग रहा तो पहला वाला क्या बनेगा, n1 माइनस n2। तो n2 इज इक्वल टू n1, n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 4। ये कौन सा वाला, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग आया तो यही सेम लिखने का है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा, उल्टा। ओके, राइट डाउन। 32 ट्यूनिंग फॉर्क्स, 32 ट्यूनिंग फॉर्क्स are arranged in descending order of frequencies. 32 tuning forks are arranged in descending order of frequencies. Full stop. If any two consecutive if any two consecutive tuning forks are sounded together, the number of beats heard is 8 per second, is 8 per second. Full stop. The frequency of the first tuning fork, the frequency of first tuning fork is octave of the last fork, is octave of the last fork, octave of the last fork.
मैंने अभी बताया था ऑक्टेव मतलब ट्वाइस इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट 4. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कॉमा लास्ट and 21st fork and first last and 21st fork. यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं N1 N2 N3 N4 कहाँ तक जा रहा है N8 या N32 इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग लिख देते हैं ये जा रहा है इन द डिक्रीजिंग. दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट. नेक्स्ट अब यहाँ पे इसकी सीरीज बनाने की कैसे बनाएंगे. डिक्रीजिंग मतलब n1 बड़ा है तो पहला क्या लिखा जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8. देन n2 माइनस n3 इज इक्वल टू 8. देन n4 माइनस n3 इज इक्वल टू 8. ऐसा कौन सा हो जाएगा N31 माइनस N32 बराबर है या N32 माइनस N31 उल्टा लिखा है ना. सॉरी ये वाला उल्टा किया मैंने यहाँ पे. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा बताओ N3 माइनस N4 इज इक्वल टू 8. तो कितना हो जाएगा N31 माइनस N32 इज इक्वल टू 8. पहले क्या निकालने के लिए बोला है N2 ना. N2 इज इक्वल टू हाउ मच N1 माइनस द 8. ये कितना है N3 इज इक्वल टू N2 माइनस द 8 बराबर है. नेक्स्ट N कितना है 4 मतलब कितना हो जाएगा N3 माइनस द 8. ऐसा सेम आ जाएगा. सो N32 इज इक्वल टू N31 माइनस द 8. केलेलं आहे का समोरचं. ओके. नेक्स्ट ये इसको ऐसा का वैसा लिख देते हैं N2 इज इक्वल टू N1 माइनस द 8 राइट. N2 की वैल्यू डालो कितनी है N1 माइनस 8 कितना हो जाएगा N1 माइनस 16. तो हियर N1 माइनस 16. नेक्स्ट N4 इज इक्वल टू N1 माइनस 32. 8 का फाड़ा चलेगा ना कितना है 24. ओके तो ये वाला हो गया है. और यहाँ पे बाद में का छोड़ देंगे क्योंकि वो काफी लंबा है इसलिए सीधे सीरीज बना देते हैं. तो सीरीज में क्या बनेगा बताओ N2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू 8. देन N3 इज इक्वल टू N1 माइनस 2 इंटू द 8. देन N4 इज इक्वल टू N1 माइनस कितना है 3 इंटू द 8. ऐसा कौन सा बन जाएगा N32 कितना हो जाएगा बताओ N1 माइनस कितना है 31 इंटू द 8. आ गया. इसके दो इक्वेशन कौन से दो इक्वेशन है. N1 इज ऑक्टेव मतलब क्या बोला है ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द N32. और लास्ट में N32 इज इक्वल टू N1 माइनस. हाँ समझा. अब आराम से निकल के आ जाएगा. और 21 के लिए क्या हो जाएगा बताओ 21 बोला है ना सीरीज बताओ N21 इज इक्वल टू N1 माइनस 20 इंटू 8 खत्म.